अच्छा भाई देखें तो आपके पास मोल्स मास से भी निकाल सकते हैं आप। आपने मोल्स को मास से भी निकालना सीखा, मास ओवर AR या MR करके। यू नो हाउ टू फाइंड द मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नाउ। इफ यू आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, अगर आप 24 dm क्यूब करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, इन केस अगर आपके पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है। बट इफ योर गैस वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 24,000 cm क्यूब। ठीक है। Next is the concept of concentration. Concentration is basically when you dissolve a solute into a given volume of solvent. आप इसमें क्या करते हैं? You take moles of solute in numerator. डिनोमिनेटर में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन डीएम क्यूब। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखते हैं, C इज इक्वल टू N/V। तो ये फॉर्मूला भी आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, और इसका यूनिट आपको पता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। अच्छा, पेपर थ्योरी पेपर में आपके पास इस कंसंट्रेशन के क्वेश्चन तो यूजुअली हमें दिख ही रहे हैं, लेकिन स्टोइचियोमेट्री के साथ मिक्स होके दिख रहे हैं। तो कंसंट्रेशन को हम अलग से क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आ भी गया तो वो MCQs में बन सकता है कंसंट्रेशन का क्वेश्चन अलग से, अदरवाइज कंसंट्रेशन को वो आगे आपका स्टोइचियोमेट्री के साथ ही यूज करवाएगा। अब कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है MCQs में। टू aqueous solutions of Q and R have the same concentration in mole per dm. Solution Q contains 4 grams of sodium hydroxide in 500 cm cube of solution. Which solution could be solution R? ठीक है। अब वही कह रहे हैं कि टू एक्वस सोल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन, तो जो भी सोल्यूशन Q की कंसंट्रेशन आएगी वही सोल्यूशन R की भी कंसंट्रेशन आएगी। इन अदर वर्ड, यू जस्ट हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन Q व्हिच विल बी सेम एज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन R। अब आपने सोल्यूशन R की भी कंसंट्रेशन निकालनी होगी। पहले तो आप सोल्यूशन Q की कंसंट्रेशन निकालें ना। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर 500 cm वाटर में, उसके मोल्स नहीं दिए, उसके मास दिया हुआ है। तो आप पहले उसका मास निकाल लें। अब आप मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर MR। फॉर्मूला लगाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का MR निकालें। 4 ग्राम इसका मास दिया हुआ है। यू नो हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। सोडियम एटॉमिक मास इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1। यू विल गेट द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप जो है कंसंट्रेशन निकालने के लिए इन मोल्स को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कर दें, जो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 cm क्यूब। लेकिन जब भी आप कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में रखते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। अभी जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब में आपने इन सारे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालनी है। 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डायरेक्टली मोल्स गिवन है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय द वॉल्यूम गिवन। HCl के 0.2 मोल है, डिवाइडेड बाय 0.1 dm क्यूब। 100 cm क्यूब है, मतलब वो 0.1 dm क्यूब के बराबर है। 0.05 डिवाइडेड बाय 0.25, और एक है आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 1। तो जिसकी मैच कर जाए सोल्यूशन Q से कंसंट्रेशन, मतलब वो सोल्यूशन R है। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहाँ तक? 0.5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि कंसेंट वॉल्यूम जो है ना वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, और हम वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में रखते हैं इस फॉर्मूला में। तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 0.5 से डिवाइड किया। हाँ, आपने इसको भी फिर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके करो। अगर आप मैं आपको जनरल कंसंट्रेशन निकालने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीएन क्यूब से भी डिवाइड करते जाएंगे तो आंसर तो मैच कर जाएगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं यूनिट यूनिफॉर्म है, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको। नीचे सब सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए मैंने उनको भी तो डिवाइड किया है 1000 से। खुशबक, इज इट ओके नाउ एट योर एंड? ओके। अब एक दूसरे शुरू हो गए मुस्लिम साहब। चले भाई, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री बेसिकली क्या होता है? देखिए, जब आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन गिवन होती है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन
आपके पास कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और वो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है, केमिकल इक्वेजन रिप्रेजेंट करती है। केमिकल इक्वेजन में लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। जब कोई केमिकल इक्वेजन गिवन होती है तो आप उसको बैलेंस करते हैं। मोल्स के क्वेश्चंस में जितनी भी इक्वेशंस आपको मिलेंगी वो सारी ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी। देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है हमें किसी भी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री बताती है। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? एक तरह की रेसिपी होती है जो कि हमें ये बताता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाएगा। इस रिएक्शन के लिए ये चीज फिक्स है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। बट इन केस कल को अगर आपको 2 मोल नहीं बल्कि 4 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाना है तो आप इसी स्टोइचियोमेट्री को यूज करेंगे। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे इक्वेशन बता रही है, और इक्वेशन का काम ही यही होता है कि वो आपको रेसिपी बताए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया। इन केस इफ वी हैव 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग, दिस वुड प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया? 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि 1:2 का रेशियो है ना। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन नीड्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन वुड नीड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कैसे आ रहा है ज्वाइन किए हुए? किसके पास आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है आज? आज तो कुछ इंटरनेट का भी कह रहा है, तो डिस्टर्ब हो रही है क्लास। कहाँ इनवैलिड आ रहा है? आपने कौन सा लिंक खोल दिया है भाई? दिखाओ लिंक का आपने। पुराना लिंक भेज दिया हमने, दोबारा भेजो। अच्छा भाई, अब आपके पास देखिए, इक्वेशन तो आपसे बातें करती है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे लैब से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ला के दे दो, तो आप मोल्स को मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। तो मेजर आप क्या क्या क्वांटिटी कर सकते हैं? आप मास मेजर कर सकते हैं, अगर कोई सॉलिड चीज है, कोई लिक्विड है, या कोई गैस है। गैसेस के केस में आप वॉल्यूम्स भी मेजर कर सकते हैं। तो जब आप एक्चुअल लाइफ में चीजों को मेजर करने जाते हैं तो आपके पास जो टाइप ऑफ क्वांटिटीज होती हैं वो या तो मास होता है या वॉल्यूम होता है, मोल्स नहीं होता। लेकिन इक्वेशन हम इसलिए इन टर्म्स ऑफ मोल्स देते हैं क्योंकि अगर मैं किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मास देना शुरू कर दूंगा, तो भाई देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, विच इज 28 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे 1 के बजाय 28 ग्राम लिखूं, यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास विच इज 2 ग्राम। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल हैव अ मास इक्वल्स टू 6 ग्राम। यहाँ पे मैं 6 ग्राम लिखूं और 2 मोल ऑफ अमोनिया का मास आएगा 2 इंटू एम आर ऑफ अमोनिया 17 ग्राम। पहली बात तो ये नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे और ये हमें बहुत कंफ्यूज कर, इसीलिए तो हमने मोल्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि यहाँ पे हम मास के बजाय स्टोइचियोमेट्री, जैसे जैसे रेसिपी होती है ना किसी भी चीज की, इसी तरह मैं यहाँ पे मास की टर्म्स में रेसिपी बताने के बजाय आपको मोल्स की टर्म्स में रेसिपी बता रहा हूँ। वो रेसिपी क्या है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। In case if you want to convert this stoichiometry into mass, now it's up to you कि आप क्या quantity use कर रहे हैं। 1 mole of nitrogen has a mass equals to molecular mass which is 28 gram. 3 mole of hydrogen has a mass equals to 3 into molecular mass of hydrogen, that is 6 gram. तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 28 grams of nitrogen reacts with, as per this equation, 28 grams of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen to produce 2 into 17 grams, that is 34 grams of ammonia. आप इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही देंगे, लेकिन इन मोल्स को आप मास में कन्वर्ट करके भी यूज कर रहे होंगे। बट इन केस अगर ये गैसेस हैं तो इन मोल्स को आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करके यूज कर रहे होंगे। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 24 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन is reacting with, we have 3 moles of hydrogen, so 3 into 24 decimeter cube of hydrogen to produce ammonia is also a gas जिसके 2 moles produce हो रहे हैं, 2 into 24 decimeter cube of ammonia। ये सारी चीजें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं, लेकिन अमाउंट एक ही रिप्रेजेंट कर रही है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद
6 grams ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 48 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। अगर मैं एक वक्त में किसी एक रिएक्टेंट के मोल, दूसरे रिएक्टेंट का मास और थर्ड प्रोडक्ट के मैं वॉल्यूम भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टाइप ऑफ क्वांटिटी डिफरेंट है लेकिन अमाउंट तो मैं सेम ही बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं कह रहा हूँ 2 मोल ऑफ अमोनिया, या अगर मैं कह रहा हूँ 2 इंटू 17 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमाउंट सेम है। अगर मैं कह रहा हूँ 48 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया, वो भी अमाउंट सेम। ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्री पे बात करने पे तो हम बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ना क्वेश्चन स्पेसिफिक चीजों को लेके चलते हैं ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ स्टोइचियोमेट्री का। इसमें कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस फ्रॉम 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए भाई, आपके पास एक केमिकल इक्वेशन गिवन है। अब ये केमिकल इक्वेशन मोल्स के क्वेश्चन में हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन होगी। एज पर दिस केमिकल इक्वेशन हमें ये पता है कि 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगी फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। वाई आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट अमोनिया एंड हाइड्रोजन, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे मोल्स ऑफ अमोनिया पूछा हुआ है फ्रॉम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मुझसे क्वेश्चन में मोल्स ऑफ अमोनिया पूछता है फ्रॉम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस तो मैं इसकी स्टोइचियोमेट्री देख लेता। अभी मुझसे मोल्स ऑफ अमोनिया पूछा हुआ है फ्रॉम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो फ्रॉम द इक्वेशन आई कैन सी 3 moles of hydrogen gas will always produce how many moles of ammonia? 2 moles of ammonia. तो अगर आपके पास 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो ये कितने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगी? दैट वुड बी x। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमोनिया के 6.67 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड आ जाएगा। ठीक है। मोल्स जो हम कल कर रहे थे वो मोल्स है, मोल्स की एक्सटेंशन जो है स्टोइचियो, जब आप केमिकल इक्वेशन यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो स्टोइचियोमेट्री बन जाता है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 3.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको वाटर के मोल्स निकालने हैं फ्रॉम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 3.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स ऑफ वाटर बनाएगा? दैट वुड बी x। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 7 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक बातें? ये तो आसान है, आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ बस। लेकिन अगर मैं मोल से हट के मास पे आ जाऊं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपसे मोल्स ऑफ अमोनिया गैस मांगे जा रहे हैं, लेकिन आपको जो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मास गिवन है। तो बेटा आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, आप उसको कन्वर्ट कर दें मोल्स में। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा? ये चीज गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऊपर आपने मोल्स दिया हुआ है, नीचे आपने मास दे दिया है। तो भाई आप टाइप ऑफ क्वांटिटी तो सेम रखेंगे ना। मतलब ये वैसी ही बात है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक टॉफी जो है वो 10 रुपीज की है, तो 5 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? तो ये रेशियो मेथड गलत हो जाएगा ना। अगर आप टॉफी का मुझे रेट दे रहे हो तो आप मुझे टॉफी के ही कैलकुलेशन करवाओगे ना पैसों की, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास मास गिवन है तो आप पहले मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में और फिर उसको स्टोइचियोमेट्री में यूज करेंगे। तो हमेशा आप ये करोगे कि आपके पास कोई भी टाइप ऑफ क्वांटिटी गिवन हो, आप पहले उसको कन्वर्ट कर दें मोल्स में। 30 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन है, तो 30 ग्राम्स को मैं मोल्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मास ओवर एमआर वाले फॉर्मूला से। हाइड्रोजन गैस का मास है 30 ग्राम, उसको आप डिवाइड कर दें मोलिकुलर मास से जो कि आता है 2 ग्राम, तो आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना बन जाएगा? 15 मोल। 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस या 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट्स द सेम थिंग, सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, राइट? तो इक्वेशन में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ये फिक्स है इस इक्वेशन के लिए, हमेशा ऐसे ही होगा। अभी आपके पास जो हाइड्रोजन गिवन है वो 30 ग्राम या 15 मोल के इक्वल हाइड्रोजन गैस गिवन है। मैं इस 15 को यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इक्वेशन से जो स्टोइचियोमेट्री ले रहा हूँ वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स ले रहा हूँ। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है, तो 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा वो मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल। ठीक है, आती है सारी बातें समझ? पक्की बात है। तो फिर वॉल्यूम भी गिवन होगा साथ, फिर मैं सी इंटू वी करके मोल्स निकालूंगा पहले। हमेशा पहले मोल्स निकालोगे। अगर आप लोग डायरेक्ट मास टू मास मेथड या मास टू वॉल्यूम मेथड करने की आदत है आप लोगों को,
और आपके आंसर उससे सही आ रहे हैं तो आप गो फॉर इट। लेकिन अभी फिलहाल पेपर 2 का जो क्वेश्चन है ना वो आपका मोल टू मोल से सारा हो जाएगा, उसमें आप नहीं फंसो। तो इसलिए अभी मोल्स अगर तुम लोगों को नहीं हो रहा, स्ट्रगल कर रहा है, तो ये जो मैं अभी चीजें बता रहा हूँ ना इस हिसाब से कर लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको सल्फर डाइऑक्साइड का भी मास दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी मास पूछा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहले सारी चीजों को मोल्स में लिया। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसमें हमें रिलेशनशिप किसका डेवलप करना है, ऑक्सीजन का और सल्फर डाइऑक्साइड का। एज पर इक्वेशन रिलेशनशिप क्या है ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके पास 100 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, तो आप क्या करेंगे, उसके मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करें। और मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, मास ओवर एमआर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का एमआर निकालो जो कि कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। मास इसका गिवन है 100, 100 डिवाइड बाई 80, तो सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स कितने बन रहे हैं, 1.25। इक्वेशन तो हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही बात करेगी ना, कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अगर आपको 1.25 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे या रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.625 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब फाइनल आंसर में आपसे ऑक्सीजन का मास मांगा हुआ था, मोल्स नहीं मांगे हुए थे। ये जो आपके मोल्स है ऑक्सीजन के, आप अगेन ऑक्सीजन के मास ओवर एमआर वाला फॉर्मूला लगाएं और इन मोल्स को मल्टी कन्वर्ट कर दें मास में, मल्टीप्लाई इट विद द एमआर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई। इसी तरह वॉल्यूम्स के साथ भी आप ऐसे चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इफ if 200 grams of calcium carbonate is reacted with excess of hydrochloric acid। अब यहाँ पे ना एक लिमिटिंग और एक्सेस का चक्कर है जो कि आपने टाइम टू टाइम सुना होगा, और वो चक्कर ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है इज दैट रिएक्टेंट व्हिच फिनिशेस फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखो जो रिएक्टेंट पहले खत्म होगा तो वो डिसाइड करेगा ना कि प्रोडक्ट कितना बनना है, क्योंकि जैसे ही जो रिएक्टेंट खत्म होगा तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट डिसाइड नहीं करता कि प्रोडक्ट कितना बनना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनना है। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस में तो वो खुद ही बता देते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वो आपसे कहते हैं कि निकालो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग और एक्सेस वाले जो क्वेश्चंस है ना वो भी अभी बड़े रिसेंटली फेमस हुए हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और उसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। फिलहाल पहले एक नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री वाला क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कह रहा है कि 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम कार्बोनेट की जो टाइप ऑफ क्वांटिटी गिवन है आपको वो मास गिवन है, और कैल्शियम क्लोराइड की जो टाइप ऑफ क्वांटिटी गिवन है वो मास गिवन है। आपने ये तो पहचान लिया ना कि कैल्शियम कार्बोनेट ये है CaCO3 और कैल्शियम क्लोराइड ये है CaCl2। आपको बेशक मासेस गिवन है बट इक्वेशन आपसे बातें कर रही है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। एज पर द इक्वेशन वी कैन सी दैट 1 मोल of calcium carbonate is producing how many moles of calcium chloride, 1 mole of calcium chloride। ऐसा ही है ना, 1:1 का रेशियो है। अब आपको क्वेश्चन में मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, तो आप पहले क्या करेंगे, इस मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालेगा। मोल्स कैसे निकालोगे, मास ओवर एमआर। इसका मास है 200 और कैल्शियम कार्बोनेट का एमआर आपको निकालना पड़ेगा, और एमआर निकालना आप सबको आता है। कैल्शियम एटॉमिक मास इज 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 × 16, तो ये एमआर आ जाएगा 100 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 2 ही आ रहे हैं ना, 100 ही आ रहे हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट का एमआर। तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, अब क्या ये आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, नहीं ना, आप देख रहे हैं कि 1 से 1 बन रहा है तो 2 से 2 बनेगा, राइट। तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको फाइनल आंसर में आपसे मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मांगा हुआ है, तो आप इसका मास कैसे निकालेंगे, अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दें मास ओवर एमआर वाला। जी नहीं ना, 2 हो गए ना मल्टीप्लाई बाय। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो एमआर आ रहा है आप अगर निकालेंगे तो वो आ रहा है 40 प्लस 2 × 35.5, ये आ रहा है 111 ग्राम। तो जो मास बन जाएगा ये बन जाएगा 222 ग्राम। ठीक है भाई।
अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, स्टोइशियोमेट्री आप लोगों की इस तरह की है कि मैं डायरेक्ट अगर आपको पास पेपर के क्वेश्चन पे ले जाऊं, या एक क्वेश्चन जो है ना ये वॉल्यूम वाला भी कर लो। इसमें कह रहे हैं फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो टाइप ऑफ क्वांटिटी मांगी जा रही है वो क्या मांगी जा रही है? मास। इफ 30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, मीथेन इज अ रिएक्टेंट, और उसका जो आपको वॉल्यूम दिया जा रहा है वो क्या दिया आपको? मीथेन की टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या गिवन है? वॉल्यूम। लेकिन क्या इक्वेशन डायरेक्टली आपसे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और मास बातें करती है? नहीं, वैसे करती है, आपको देखना है। अगर आप चाहें तो आपको पता है 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 24 dm³, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? 44 ग्राम, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मैं तो तुम्हें चाहता था कि शुरू से मोल जैसे सॉल्व करो, लेकिन नहीं कर पा रहे होते हो, पढ़ते नहीं हो ना, होमवर्क बहुत लेट करते हो। अगर ऐसे सॉल्व करते तो जिंदगी का मजा ही अलग होता। फिर आप लिखते कि अच्छा 30 dm³ मीथेन से मास कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ट्रस्ट मी, कैलकुलेटर से हो जाता सारा काम, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ आंसर लिखने के लिए पेन उठाना पड़ता। लेकिन आप लोग स्ट्रगल करते हैं मोल्स में, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्यार है तो आप सारी चीजों को मोल्स में कन्वर्ट करें। उसके बाद मोल से स्टोइचियोमेट्री निकालो, और फिर फाइनल आंसर में अगर मोल्स नहीं मांगा हुआ तो जो भी टाइप ऑफ क्वांटिटी मांगी है फॉर्मूला से कन्वर्ट कर। आपसे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का मास मांगा हुआ है और मीथेन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप पहले वॉल्यूम को, मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि भाई किसी भी चीज की कोई भी टाइप ऑफ क्वांटिटी की मैंने आंखें बंद करके पहले मोल्स में कन्वर्ट कर दो, 1 मार्क तो तुम्हें वहीं पे सिक्योर हो जाएगा। अब मीथेन का वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया? वॉल्यूम डिवाइड बाय 24। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाएंगे मीथेन के मोल्स। अब इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो अभी आपके पास जो भी मोल्स ऑफ मीथेन आ रहे हैं जो कि 30/24 आ रहा है, तो 1 से 1 हो रहा है बेटा, तो 30/24 से कितना होगा? 30/24 होगा ना। मैं बात बात पे कैलकुलेटर क्यों उठाऊं कि मैं इसको डेसिमल में लिखूं फिर वहां ले जाके लिखूं, ये सब चीजें मेरा टाइम किल करेंगी। 1 से 1 हो रहा है तो 30/24 से 30/24 होगा। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो पता लग जाए। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के फाइनल आंसर में मोल्स नहीं लिखने, मुझे उसका मास लिखना है, तो मैं मास ओवर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, मास ओवर एम आर। 30/24 है, इसका मास कितना है? एम आर कार्बन डाइऑक्साइड का मैं उसके फॉर्मूला से निकाल लूंगा जो कि 44 ग्राम आता है। आई होप लोगों को मॉलिक्यूलर मासेस निकालना आते हैं, अगर नहीं आते तो प्रोडक्ट टेबल से एटॉमिक मासेस देखो, कार्बन 12 और ऑक्सीजन इज 2 × 16, तो बना 44। ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप अलग अलग क्वांटिटीज के रेशो बिल्कुल ले सकते हैं फिजा, बिल्कुल ले सकते हैं आप, और आप लेते भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको चीज बहुत ध्यान से करनी है। वैसे तो अगर मैं अलग अलग क्वांटिटीज के रेशियो लूं तो मेक श्योर कि जब आप रेशियो मेथड बना रहे हैं तो अगर आपने लेफ्ट साइड पे मास लिया है तो उसके नीचे मास ही होना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड पे मोल्स लिया है तो उसके नीचे मोल्स ही होना चाहिए। मैं बताता हूँ किस तरह से। भाई देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग अगर मोल्स को प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप ये वाला मेथड भी सीखें। देखो इस मेथड में ना मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या मांगी हुई है? मास मांगी हुई है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे लिख दो आप मास। मीथेन की टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या मांगी हुई है? वॉल्यूम मांगा हुआ है, तो वॉल्यूम मीथेन के नीचे आप हेडिंग डाल दें वॉल्यूम की। उसके बाद आपके पास इक्वेशन में इन सब्सटेंसेस के जो मोल्स लिखे हुए हैं, मीथेन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ था तो वो 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ था तो 1 मोल है। भाई अब आपने करना क्या है, ये जो मोल्स आपने इक्वेशन के नीचे उतारे ना इसको कन्वर्ट कर दो, ये जो टाइप ऑफ क्वांटिटी की आपने हेडिंग डाली है वॉल्यूम में। किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये 1 मोल मीथेन के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर आ रहा है 44, तो आप इस 1 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसके मास में। अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज का रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन में 30 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गिवन है, तो मीथेन के वॉल्यूम के नीचे आप मीथेन का वॉल्यूम लिखें, और इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे जब एक्स लिखेंगे तो डायरेक्टली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास आएगा। अहमद क्या आंसर बता रहे थे बेटा इसका भी? 55 ग्राम। तो इससे भी आपके पास आंसर जो है वो हर हाल में 55 ग्राम ही आएगा। अगर आप ये मेथड कैच कर जाते हैं तो मैं तो चाहता था कि सब बोल ऐसे ही करें, लेकिन कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, इसलिए हम पहले सारी चीजों को मोल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं।
रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट रेशियो मेथड में क्या मसला है? कोई भी मसला नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसी क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन में, कि भाई इसको जरा क्वेश्चन को कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बताओ, लेकिन मैं आपसे जरा इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 2 इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ HCl। अगर मेरे पास 4 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो कितने HCl के साथ रिएक्ट? अगर मासेस की टर्म्स में बात करें तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करके मोल सॉल्व कर लेना। आपने सिर्फ रेशियो बनाना है, और इक्वेशन में रेशियो ऑलरेडी गिवन होता है, मोलर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 3.5 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन तो एक्सेस में, इसकी तो बात करनी ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, और फ्रॉम 3.5 मोल, 3.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। देखिए गैसेस के केस में ना आपके पास एक आसानी ये हो जाती है कि जब आप गैसेस के वॉल्यूम्स के साथ डील करते हैं, आई रिपीट, व्हेन यू आर डीलिंग विद द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, तो जो मोलर रेशियो होता है वही वॉल्यूम रेशियो भी होता है। मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसिंग 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, so how much carbon dioxide would be produced from 3.5 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन? तो मैंने जो आपको मेथड बताया, पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन आपसे बातें कर रही है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इक्वेशन आपको बता रही है कि 5 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन से 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अभी ऑक्सीजन का मोल्स नहीं गिवन ना क्वेश्चन में, वॉल्यूम गिवन है। तो आप पहले वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाय 24। फिर ये वाले मोल्स आप यहाँ पे रखेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाय 24 मोल ऑफ ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूस x मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड के फाइनल मोल्स आ जाएंगे, तो फिर अगेन उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से। भाई मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओवर 24, ये जो भी मोल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, आपने अल्टीमेटली 24 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डिवाइड कर रहे हो और यहाँ मल्टीप्लाई कर। इसीलिए गैसेस के केस में बड़ी आसान सी बात ये होती है, गैसेस के केस में हम ये कहते हैं कि भाई जो मोलर रेशियो है ना, वही वॉल्यूम रेशियो। ये जो मोलर रेशियो है वो 5:3 का है। वॉल्यूम कितना गिवन है ऑक्सीजन का, 3.5 dm। तो आप गैसेस के केस में सिर्फ मोल्स के नीचे डायरेक्ट वॉल्यूम भी रख सकते, सिर्फ गैसेस के केस में, मासेस के केस में नहीं। अगर मास गिवन है तो, क्योंकि हर सब्सटेंस के 1 मोल का मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन हर गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो लेफ्ट साइड पे अगर मल्टीप्लाई 24 कर रहे होगे, तो राइट साइड पे डिवाइड कर रहे होगे तो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कल टन्स और टन्स कैंसिल आउट हो रहा था ना, यहाँ पे गैसेस के केस में ऐसा ही होता है। लेकिन दिस इज ओनली इन द केस ऑफ गैसेस एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द वॉल्यूम्स ऑफ गैस। अगर मैं मासेस की बात करूंगा तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि मोल के नीचे मास रख दिया आपने। सही है। तो 3.5, नामिर बेटा ऐसा ना करो प्लीज। मैसेज भेज दिया मैंने, पढ़ लिया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। थोड़ा सा सुनते रहो, चीजें आ जाएंगी, आपका वाला क्वेश्चन भी आएगा। 3.5 डेसीमीटर क्यूब अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ, ऊपर मोल रखा हुआ है, तो गैसेस के केस में आंसर आपके पास आ जाएगा। और इसका रीजन ये है कि भाई अगर मैं इन मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं, 24 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 24 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो 24 खुद ही कैंसिल आउट होगा, ठीक है, सेम। लेकिन अगर मासेस की बात होती है तो एमआर डिफरेंट होते हैं ना, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास एमआर डिफरेंट है, ऑक्सीजन के वन कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास डिफरेंट, लेकिन दोनों के 1 1 मोल का वॉल्यूम सेम है। ठीक है भाई। अच्छा, आते हैं बड़े एक एमसीक्यू के सिंपल क्वेश्चन से। है तो स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन ना इसने एक साथ 4 रिएक्शन दे दिया आपको। अब जरा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है which reaction would produce the greatest volume of carbon dioxide at room temperature and pressure। आपके पास जो नीचे सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस ऑलरेडी निकाल के दे दिए हैं आपको। बर्निंग 1 ग्राम ऑफ कार्बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस ये है कि इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारे टाइप्स की स्टोइचियोमेट्री जो है ना वो एक साथ कवर हो रही है। तो एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है। आपको ये देख के लगेगा कि इतना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, लेकिन एक्चुअल में टाइम नहीं लगेगा इतना ज्यादा। मैं क्योंकि समझा रहा हूं तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो स्लो समझाऊंगा इसको। देखिए भाई, पहली जो इक्वेशन है इसमें क्या हो रहा है
1 mole of carbon is reacting with 1 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide. This is a balanced chemical equation that is already given to us. ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें स्टोइचियोमेट्री बताती है। देखिए 1 लिखा हुआ नहीं है, बट कुछ नहीं लिखा कोफिशिएंट में, तो वो 1 मोल है। क्वेश्चन में कह रहा है बर्निंग 1 ग्राम ऑफ कार्बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है वो तो डिसाइड नहीं करेगा ना कि प्रोडक्ट कितना बनना है। जो लिमिटिंग, जो एक्सेस में नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। और इन केस अगर वो नहीं भी लिखता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कोई और ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का। आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो कार्बन से ही निकालेंगे ना, क्यों? क्योंकि कार्बन का ही अमाउंट दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन का तो कुछ बताया हुआ ही नहीं है। अब कितने ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो मैं तभी निकालूंगा ना जब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ऑक्सीजन कितना है। मैं आपको बता ही कार्बन कर रहा हूं, तो आपने कंफ्यूज होना ही नहीं है कि ऑक्सीजन यूज करें या कार्बन यूज करें। कार्बन ही यूज कर सकते हो ना, दिया हुआ ही उसका है मास। आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सारे ऑप्शंस में, और इनमें से जिसमें से सबसे बड़ा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो आपका आंसर है। अब क्या उसने कार्बन तो पहचान लिया ना कौन सा है, या वही बताने की जरूरत है? ठीक है, क्या उसने आपको कार्बन का मास दिया हुआ है, लेकिन क्या आपकी इक्वेशन कार्बन का मास दे रही है डायरेक्ट? वो क्या बता रही है? मोल। वो बता रही है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आप इसके मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे? कर सकते हैं। अगर आप प्रो हो गए मोल्स और स्टोइचियोमेट्री में कि आप डायरेक्टली मास से वॉल्यूम निकाल लें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। मैं दोनों करवाऊंगा अभी आप। मैं पहले वो बेसिक मेथड जो हम सब पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं फिर चीजें निकालते हैं। भाई देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो वो कितना होगा? मास ओवर AR 12, 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, देखो थोड़ा सा स्मार्टली काम करना। अब आप ये नहीं करना कि 1 डिवाइडेड बाय 12 जो है वो उठाओ कैलकुलेटर, डेसिमल में बड़ी सी वैल्यू लिखो, फिर एक एक इक्वेशन सॉल्व करो। 1 डिवाइड बाय 12 ही रहने दो ना, एंड में कर लेना सॉल्व। ठीक है भाई, एंड में सॉल्व कर लेना। मास गिवन है, मोल्स में कन्वर्ट करो ना, मास ओवर है यार। मास गिवन है 1 ग्राम, मैं मोल्स निकाल रहा हूँ कार्बन के। कार्बन के मोल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में, इक्वेशन में मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अभी मेरे पास कार्बन के कितने मोल्स गिवन है? उसने तो मास दिया हुआ था, मैंने मास को कन्वर्ट कर दिया मोल्स में। तो 1/12 मोल ऑफ कार्बन से, कैलकुलेटर रखो अहमद, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। अगर 1:1 का रेशियो है और इसके मोल्स आ रहे हैं 1/12, तो 1 से 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1/12 से कितना प्रोड्यूस होगा? 1/12। क्या जरूरत है कैलकुलेटर की इसमें? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो x इंटू 1, 1/12 इंटू 1, तो 1/12 ही आएगा ना। एक से एक तो 12, 1/12 से 1/12। इसी तरह 2 से 2 तो 1/12 से 1/12। ठीक है, ये थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, हर चीज पे कैलकुलेटर नहीं उठाएंगे। अच्छा भाई, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए, लेकिन क्या उसने आपसे मोल्स मांगे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के? आपसे उसने क्या मांगा है? वॉल्यूम। तो आप इस कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ओवर 24। अब मोल्स आपके पास हैं 1/12, V/20। इतनी मैथ्स तो आती है ना, 24 को वहां जाके जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या बनेगा? 24/12। हाँ बेशक यहाँ पे सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से कि ये 2D/m³ बनेगा। इसी तरह आप ऑप्शन बी में भी चेक करेंगे, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी। लेकिन ये जो आपको मैं वर्किंग करवा रहा हूँ ना, क्या आपको यहां से कोई भी एक वर्किंग लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब देखो ऑप्शन बी जो है ना, वो हम थोड़ा सा ओरल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के देखना है, क्योंकि मुझे सारे ऑप्शंस में कंपेयर करना है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन है 10 ग्राम। मैं पहले इसके मास को किस में कन्वर्ट करूंगा? मोल्स में। मुझे इनकी स्टोइचियोमेट्री पता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1:1 का रेशियो है मोल्स में। अब जो भी मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के आएंगे वही कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे, 1:1 का रेशियो है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कैसे निकालेंगे? आपको मास गिवन है, मास ओवर एमआर। एमआर कैसे निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट का? कैल्शियम है 40, कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 3 × 16, 100 हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना बना? 0.1। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 0.1 से कितना बनेगा? 0.1। क्या कर रहे हो हैं? हाँ, वॉल्यूम निकालना है। तो 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी।
आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.4 डी। तो फिलहाल तो इसमें ज्यादा ग्रेटर आ गया ए से, तो मैं ए तो आंसर हटा ही दूंगा, बी क्यों बड़ा है। ठीक है, लिमिटिंग और एक्सेस का रुको तो मैं ऐसा करवाता हूँ, लिमिटिंग और एक्सेस खुश हो जाओगे। 10 grams ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में सोडियम कार्बोनेट का 10 ग्राम दिया हुआ, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कितना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो आप निकाल लें, 2 × 23 + 12 + 3 × 16। बस इस काम के लिए कैलकुलेटर उठाना है, लेकिन रुक जाओ, सबर, एक साथ करना। सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से इस इक्वेशन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 बन रहा है, तो ये जो भी मोल्स आएंगे उतने ही बनेंगे ना। तो आपने ये जो मोल्स आएंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी हो जाएंगे, हाँ है ना। तो आप एक ही बार लिखे ना कैलकुलेटर में, बार बार क्यों लिखते हो। अब इन मोल्स को आप वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24। अब कैलकुलेटर उठाओ, डायरेक्ट फ्रैक्शन की लगाओ, ऊपर लिखो 10, नीचे लिखो पूरा ये एक्सप्रेशन, और फिर आगे चल के मल्टीप्लाई बाय 21, 2.26 सबके आ रहे हैं आंसर। ठीक है, 24 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा मोल्स आ रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड के, मुझे वॉल्यूम चाहिए। अब ऑप्शन डी में आपसे ये कहा जा रहा है कि उसने आपको इस बार मास नहीं दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम देख के वो जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा डिवाइडेड बाय 24 करो मोल्स निकाल लो। लेकिन ये तो उसी केस में होता है जब आपके पास गैस हो। क्या सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास गैस है, नहीं। इसका मतलब है कि आपने कंसंट्रेशन और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना है। बेटा आप लोग याद कर लें, कहीं भी अगर आपके पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक साथ गिवन है तो आपको तो मोल्स निकालने ही निकालने हैं, चाहे वो कहे चाहे ना कहे, निकाल दो मोल्स। एक मार्क तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि एक एमसीक्यू है तो इसमें तो आपको पूरा सॉल्व करना है। कंसंट्रेशन है 1, वॉल्यूम है 50 सीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करोगे, डीएम क्यूब में डिवाइड बाय 1000, तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। अब इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1:1 का रेशियो है। तो ये जो भी मोल्स आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, उससे कार्बन डाइऑक्साइड के भी उतने मोल्स बनेंगे। जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे तो उसको आप वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 24 कर दें, दैट्स इट, 1.2 डीएम। तो सबसे बड़ी कहाँ आ रही थी, 2.4 डीएम क्यूब, ऑप्शन बी। समझ आई बात। एमआर गिवन है, हाँ एमआर तो गिवन है, वो तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, और हमने लंबा कर दिया। ऊपर से ही देख के बता रहे थे, अच्छा। स्टोइचियोमेट्री समझ आ गई। ठीक है, अभी देखो, आओ जरा एक क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जैसे, अच्छा देखो ये ना अनफेयर बात है, यही काम जो काम आपने इस क्वेश्चन के एक ऑप्शन में किया है वो पूरे इस क्वेश्चन में करना है, लेकिन दोनों के सेम मार्क है। इनफैक्ट यही क्वेश्चन अगर मैं आपको थ्योरी पेपर में दे दूंगा तो उसके आपको 3 मार्क्स दे देगा, यहाँ पे वो 1 मार्क के लिए सॉल्व करवाएगा। लेकिन जो है सो है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, द रिलेटिव फॉर्मूला मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास हम मॉलिक्यूलर मास को ही कहते हैं। आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि फॉर्मूला मास कोई नई चीज आ गई, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है, ये है 100। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद एन एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिलहाल जब जब वो बता रहा है कि जो रिएक्टेंट एक्सिस में, तो उससे तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम है, तो आप क्या करोगे, इसके मास को किसमें कन्वर्ट करोगे, मोल्स में। 10 डिवाइडेड बाय एमआर कितना दिया हुआ है, 100। मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मास ओवर एमआर। आपको एमआर दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं वो गलती नहीं करूंगा दोबारा निकालने वाली। कार्बन डाइऑक्साइड, विच मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, भाई 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 0.1 से कितना बनेगा, 0.1। कार्बन डाइऑक्साइड का आपने क्या निकाल लिया, मोल निकाल। लेकिन क्या अब आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इस बार वो कार्बन डाइऑक्साइड के आपको वॉल्यूम नहीं मास मांग रहा है। तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर एम। मोल्स आए कार्बन डाइऑक्साइड के 0.1,
मास आपको निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर जो है वो आप निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला से 12 प्लस 2 इंटू 16 जो कि आपके पास आता है 44। ठीक है, तो दिस इज 44 इंटू 0.1 इज 4.4 ग्राम। ठीक है, अब आप शॉर्टकट में देखिए भाई, शॉर्टकट आप इसी तरह से कर सकते हैं ना कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर उठा के एक चीज लिखनी नहीं है यहाँ पे ये, लेकिन ये पूरी स्टोइचियोमेट्री तो सॉल्व करनी करनी है ना। अगर आप हाँ कि ये कह सकते हो कि अगर आपको मास टू वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप समझ आ गया या मास टू मास समझ आ गया है, तो आपने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन जो मोल्स में स्ट्रगल कर रहे थे कि आप पहले हर चीज मोल्स में कन्वर्ट कर दें, तो आपकी एटलीस्ट वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जब थ्योरी पेपर में आएगा तो कुछ ना कुछ वर्किंग के मार्क्स मिलते जाएंगे साथ साथ। अब अगर जिनको ये समझ आ गया है कि मैं मास टू मास रिलेशनशिप डायरेक्टली भी बना सकता हूँ इस इक्वेशन में, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है एमआर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, जिससे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 44 ग्राम। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो बच्चा फिर पेन भी नहीं उठाएगा, एक ही बार कैलकुलेटर उठाएगा, या ज्यादा में ज्यादा वो सिर्फ ये लिख देगा कि फ्रॉम द इक्वेशन आई कैन सी दैट 1 मोल of calcium carbonate is 100 gram. 100 gram calcium carbonate is producing 1 mole of carbon dioxide, which is 44 gram. Why considering calcium carbonate and carbon dioxide? Because क्वेश्चन में calcium carbonate का मास गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपसे पूछा हुआ, तभी मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। और तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, जो कि अभी अमाउंट गिवन है, उससे कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा एक्स, आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। अगर आपकी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है तो आपने कैलकुलेटर भी नहीं उठाना है, यहां से आपको नजर आ रहा है कि 4.4 ग्राम बने। ठीक है, समझ आई बात, आगे आओ। रेशियो मेथड जब आप यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम हो, अगर लेकिन अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मास यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे भी मास होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे मास और राइट हैंड साइड पे आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट पे सेम होना जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे यूनिट सेम होने चाहिए। उरूबा बहुत मुश्किल बात है, पास पेपर्स बहुत जरूरी है, आप सिर्फ थ्योरी रिवाइज करके नहीं कर सकते पेपर। एक का मोल एक का वॉल्यूम नहीं था, कंसंट्रेशन दो थी, एक का वॉल्यूम था एक का वॉल्यूम नहीं था। आया इसमें है, अभी देखना एंड में नहीं आया तो याद दिला देना। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ फास्फोरस। मैक्सिमम से ना परेशान नहीं होना, इसको बस एज अ मास ही ट्रीट करना, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जितना भी हमने रिएक्टेंट दिया हुआ है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अभी आप एक परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन करने वाले हैं नीचे, तो आपको मैक्सिमम का मतलब समझ आ जाएगा। आपने बस इसको मास ही कंसिडर करना है। मास ऑफ फास्फोरस बताना है दैट कैन बी मेड फ्रॉम 300 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब बेटा अगर आप डायरेक्टली मास टू मास पे जा सकते हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं जाना आया अभी तक तो आप पहले हर चीज को मोल्स में कन्वर्ट कर। बात की जा रही है आपसे क्वेश्चन में फास्फोरस की और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड पहचान लोगे कौन है, ये है SiO2, और फास्फोरस पहचान लोगे कौन है, ये है P4। इक्वेशन की स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से आई कैन सी कि 6 मोल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, अगर लिखना चाहो लिख दो, नहीं भी लिखना चाहो इट्स ओके, 6 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड से 1 मोल ऑफ फास्फोरस बनता है। इक्वेशन के हिसाब से हमेशा सेम रहता है। क्या अभी आपके पास 6 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आपके पास तो मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड गिवन है, ये कितने मोल्स के बराबर है ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हो मास ओवर एमआर के फॉर्मूला से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मास है 300 ग्राम, क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आप एमआर निकाल सकते हैं, भाई इनके एटॉमिक मास देख लो, सिलिकॉन 28 है, ऑक्सीजन 16 है, कितना आ रहा है, 60, 60 आ रहा है, डेसिमल में बता दो ना। 2.42। बेटा स्टेप बाय स्टेप तो करें ना, नहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एमआर बताओ ना पहले कितना, 60 आ रहे हैं ना, तो ये कितने बन रहे हैं, ये बन रहे 0.365 5 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो 6 मोल से 1 बन रहा है, तो 5 मोल से कितना बनेगा, सही बता रहे हो ना, गलत नहीं बताना कुछ।
एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5/6। लेकिन क्या आपसे फाइनल, ये किसके मोल्स आ रहे हैं, फास्फोरस, लेकिन क्या फाइनल आंसर में फास्फोरस के मोल्स मांगे हैं? फास्फोरस का क्या मांगे हैं? तो इसके मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? नंबर ऑफ मोल मास ओवर एम आर। ये 5/6 आ रहा है, इसको डेसिमल में लिख लो। एम आर फास्फोरस का कैसे निकालोगे? 4 इंटू एटॉमिक मास फास्फोरस का होता है 31। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर अगर क्वेश्चन में गिवन है कितने लिखने हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है ना ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डाटा गिवन है तो आप भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। अदरवाइज आगे पीछे भी हो जाएगा तो केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं होता। हम्म 103.3 ग्राम। चलो देखो, पहले आप सारी चीजों को मोल्स में, पहले तो आप नामीन मुझे ये बताओ कि आप मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से हम बात कर स्टेप देख पाऊंगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग सिल्वर क्लोराइड इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड सिल्वर नाइट्रेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। ये मोल सॉल्व करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है वैसे मेरे पास। सिल्वर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सिल्वर ऑक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये इक्वेशन गिवन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है। Excess silver oxide is reacted with 30 centimeter cube of 0.15 mole per decimeter cube of nitric acid। सिल्वर ऑक्साइड एक्सेस में है। नाइट्रिक एसिड का आपको क्या गिवन है? कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम। जब भी किसी भी चीज का कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होगा तो आप सबसे पहले उसके मोल्स निकाल लें। लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपसे वो ये कह रहा है कि आफ्टर प्यूरिफिकेशन द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज 80%। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सिल्वर ऑक्साइड है तो यू कैन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 3 मोल ऑफ सिल्वर ऑक्साइड है तो वी कैन प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ सिल्वर नाइट। मैं कहता हूं कि हाँ जाओ लैब में करके लाओ, क्या वाकई में आप 3 से 6 बना लेंगे? नहीं, आप कभी भी ये अमाउंट इतना प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल बात है ना कि 1 से 2 बने। मैंने कहा 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नहीं ना, वो आइडियल बात है, थ्योरेटिकल बात। लेकिन अगर मैं लैब में जाके खड़ा होता हूँ तो मैं 1 मोल से 2 मोल बना सकता हूँ, ये तो मुझे स्टोइचियोमेट्री बता रही है। क्या मैं 3 से वाकई 6 बना पाऊंगा? ये एक बहुत आइडियल बात है जो कि नहीं बन रही है। मैं 3 से कुछ ना कुछ कम ही बनाता हूँ, लाइक 5.5 बनेगा, कुछ रिएक्टेंट गिर जाएगा, कुछ प्रोडक्ट स्केप हो जाएगा, वटेवर, किसी भी वजह से। तो वो जो हम एक्चुअल अमाउंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट। और जो मैक्सिमम बनना चाहिए था, अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा कि मैक्सिमम अमाउंट बताओ, क्योंकि मैं तो सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ ना। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए था? 6। आपने बनाया कितना? 5.5। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। जैसे आपके 40 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स आए तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 30/40 × 100। इसी तरह आपने बनाना था 6, आप बना कितना सके? 5.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है परसेंटेज यील्ड। यील्ड प्रोडक्ट को कहते हैं, कितना परसेंट प्रोडक्ट आप एक्चुअली में बना सके। ठीक है, दैट इज परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन में या तो आपको वो बता देगा प्रिपेयर्ड अमाउंट, कैसे अच्छा पहचान लोगे परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन, वो परेशान नहीं होना। या तो वो कह देगा कि कितना प्रिपेयर किया, या वो परसेंटेज यील्ड आपको दे रहा होगा, या आपसे पूछ रहा होगा कि एक्चुअल अमाउंट बताओ। तो प्रिपेयर्ड अमाउंट भी कह सकता है इसको अगर उसने वर्ड यूज किया हुआ है एक्चुअल अमाउंट, या उसने वर्ड यूज किया हुआ है प्रैक्टिकल अमाउंट। तो उसके साथ वो कहीं ना कहीं परसेंटेज यील्ड या तो आपको देगा या निकलवाए। अगर परसेंटेज यील्ड गिवन नहीं है, प्रिपेयर्ड या एक्चुअल या प्रैक्टिकल का अमाउंट गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले थ्योरेटिकल प्रोडक्ट निकालना है कि थ्योरेटिकली मैक्सिमम आप कितना बना सकते, और फिर प्रैक्टिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल, हाँ प्रैक्टिकल या एक्चुअल एक ही चीज। तो परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो आपने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया, जिसको आप प्रैक्टिकल अमाउंट भी कह सकते हैं, आप प्रिपेयर्ड अमाउंट भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट जो आप मैक्सिमम बना सकते थे लेकिन आपसे नहीं बना। देखो थ्योरेटिकल अमाउंट तो आप स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करके निकालते हैं, एक्चुअल अमाउंट जो है वो आपको फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि वो तो आपने लैब में जाके बनाया है ना। तो वो आप यहाँ पे बैठ के लैब तो परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको एक्चुअल अमाउंट
गिवन नहीं है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, थ्योरेटिकल अमाउंट आप स्टोइचियोमेट्री से निकालेंगे तो फिर आप एक्चुअल अमाउंट इस फॉर्मूला से निकाल। सही है। देखो इस क्वेश्चन में यही हुआ है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड जो हमने लिया वो कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम बता दी। मैं कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम का क्या करूंगा, नाइट्रिक एसिड कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसके मोल्स निकालूंगा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो मोल्स कैसे निकालोगे, सी इंटू वी करोगे, कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। तो नाइट्रिक एसिड के पहले आप निकालेंगे क्या, मोल्स। किस तरह से, नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन गिवन है, नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम गिवन है, कितनी कंसेंट्रेशन है 0.15, वॉल्यूम कितना गिवन है 30, उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। किसी भी चीज का कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो पहले आप मोल्स निकालेंगे ही निकालेंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से स्टोइचियोमेट्री ये कह रही है कि 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट। अभी कितने मोल्स आ रहे हैं नाइट्रिक एसिड, ये वाले निकाले किसी ने, 0. ऐसे बता दो 4.5 एक्सपोनेंट माइनस। अगर आप 0.00045 दे रहे हैं वो भी सही है, कोई मसला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो चाहे डेसिमल लिखो। भाई 2 से 2 बन रहा है तो 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 से क्या बनेगा, 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका मास ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। ये कौन से मोल्स हैं, थ्योरेटिकल मोल्स। ये जो आपके सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स आएंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो सेम वैल्यू ही आएगी ना, 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स आएंगे। हमें सिल्वर नाइट्रेट के किस चीज के साथ डील कर रहे हैं, हम लोग डील करेंगे मास के साथ, क्योंकि मास पूछ रहे हैं ना हमसे एंड में। तो आप मास कैसे निकालेंगे, मास ओवर एमआर करके। सिल्वर नाइट्रेट का एमआर कितना गिवन है 170, तो आप मास कैसे निकालेंगे 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 इंटू 170। ये सिल्वर नाइट्रेट का जो मास आ रहा है, जब भी आप रेशियो मेथड या स्टोइचियोमेट्री यूज करोगे तो ये थ्योरेटिकल मास आएगा, मैक्सिमम मास जो प्रिपेयर हो सकता था। लेकिन आपने एक्चुअल में कितना प्रिपेयर किया वो आप निकालेंगे परसेंटेज यील्ड से। परसेंटेज यील्ड दी हुई 80%, एक्चुअल वैल्यू आपको निकालनी है, थ्योरेटिकल वैल्यू ये वाली होगी, ये वाला मास। ये कितना बना था 0.7, 0.0767, 0.765 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 वहां जाके डिवाइड होगा तो जाएगा 0.8 इंटू 0.765। कितना बनाइए 61.6 ग्राम। देखो बनना कितना चाहिए था, बनना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो, 0.616 आ रहा होगा ना, ओके 0.612 ग्राम ये बना है एक्चुअली जो आपने प्रिपेयर किया। और बनना कितना चाहिए था इतना, भाई आप खुद बताओ। अभी आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, प्रिपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। जब आप इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो जो क्रिस्टल्स होते हैं तो मैक्सिमम जो बने होंगे, क्या अल्टीमेटली जरूरी है कि आपके पास वही है, आपने पहले उसको, और पहली बात तो आपने कुछ सैचुरेटेड सोल्यूशन छोड़ा उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्ट के क्रिस्टल इवेपोरेट हो गए होंगे, फिर आपने उसको ड्राई करने के लिए किसी फिल्टर पेपर पे रखा या ओवन ड्राई किया, तब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या एक कंटेनर में लगा नहीं रह जाएगा कुछ ना कुछ क्रिस्टल। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली जो आपके पास आ रहा है वो 0.612 आ रहा था, लेकिन जो प्रोड्यूस हो सकता था मैक्सिमम, वो कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ है इतना। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास ये आया। तो इसलिए हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं कि भाई मैंने अहमद को दिया था 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स ऑफ अमोनिया, ताकि अहमद प्रोड्यूस करके लाके दे मुझे कितना 0.765 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अहमद लेके आ रहा है 0.612 ग्राम, तो अहमद की परसेंटेज यील्ड क्या है 80%। ऐसे निकाल। अच्छा भाई परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन काफी टाइम से गायब है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आ सकता है, पॉसिबल है 100%, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट उसमें। अगर आप मास रेशियो यूज कर रहे हैं तो आपका मेथड गलत नहीं आना चाहिए, क्यों गलत आएगा, आप चीज कुछ गलत कर रहे होंगे जी। हाँ जाहिर है, ज्यादा ले लो तो फिर वो जाया होने के बाद कम बनेगा।
वाली तुमने वो आजकल वाली वीडियो नहीं देखी? तो मैं फौरन 2 करोड़ का प्रॉफिट करना है उसमें स्टॉक में, कैसे करोगे? 4 करोड़ डाल दो। है, 2 करोड़ डुबा दो, 2 करोड़ हो जाएंगे। तो वो वाली बात करनी तुमने अभी। ठीक है, तुम ज्यादा ले लो। तुम्हें बनाना 0.6.2 है, तुम 0.765 लेने के बजाय मैं कह रहा हूँ कि तुम 1 ग्राम दे दो। तो बिल्कुल बन जाए इकोनॉमी। चलिए भाई आगे देखो, मास वाला मेथड, इसमें मास रेशियो मेथड जो लोग मास वाले से कर रहे हैं, जरा वो लोग सुन लें। देखिए, सिल्वर ऑक्साइड से आपने सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है पहले, थ्योरेटिकल। अब सिल्वर ऑक्साइड का एमआर आपने अभी निकाला था कहीं पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? सिल्वर ऑक्साइड का एमआर कहाँ गया, कितना निकाला था? डायरेक्ट कर दिया था तुम लोगों ने शायद। सिल्वर ऑक्साइड का जो भी अच्छा, सिल्वर ऑक्साइड का तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना, तो हमें नाइट्रिक एसिड दिया हुआ था, सॉरी। देखिए, नाइट्रिक एसिड के 2 मोल से सिल्वर नाइट्रेट का 2 मोल बन रहा है, तो आप 2 मोल ऑफ, अच्छा नाइट्रिक एसिड के तो मास नहीं निकालोगे ना, उसका तो डायरेक्ट मोल्स उठाओगे क्योंकि गिवन ही कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम है। सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल्स का डायरेक्ट आप मास लिख सकते हैं, 2 into mr ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना गिवन है? 170, राइट। तो अभी जो आपके पास नाइट्रिक एसिड के मोल्स अवेलेबल हैं, C/V करके जो आपने मोल्स निकाले थे, वो आपने निकाले थे 4.5 एक्सपोनेंट -3। तो उससे सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास बनेगा? ये आपका एक्स जो वैल्यू होगी, ये वाली जो मैंने वैल्यू निकाली है आयशा, ये होगी आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू। अब आपने थ्योरेटिकल वैल्यू को इस परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूला में यूज करना है, आएगा ये 0.765 ही घूम फिर के। सही है, करके देखना, नहीं हो तो बताना। हम्म? रुको रुको रुको, अभी ब्रेक नहीं। अच्छा जी, मेरा रोजा है पीने में। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। A student reacts 3 grams of magnesium with 2.5 mole per decimeter cube of sulfuric acid. Calculate the minimum volume of sulfuric acid that reacts with all the magnesium. अब जरा मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनो। इसने कहा हुआ है a student reacts 3 grams of magnesium with 2.5 mole per decimeter cube of sulfuric acid. अच्छा, क्या इसने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का कहीं पे वॉल्यूम दिया हुआ है? नहीं, आपसे वॉल्यूम मांगा हुआ है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मुझसे कोई कह रहा था कि हमें रिएक्टेंट रिएक्टेंट वाले आपस में समझ नहीं आते, आप में से कोई कह रहा था, यहाँ से कोई कह रहा था। तो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, आपने दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होता है, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होगा। इसी तरह देखो भाई, मैग्नीशियम का मास गिवन है, ये मैं आपको दोनों मेथड से कराता हूँ। चलो, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैग्नीशियम का मास गिवन है उसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर दें। आप कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे? इसका मास है 3 ग्राम और इसका एटॉमिक मास होता है 24, तो ये हो जाएगा 3/24। ये आ जाएंगे आपके पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। आपने इतने मोल्स के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होगा उसके मोल्स निकालना है। भाई क्वेश्चन में स्टोइचियोमेट्री बहुत सिंपल है। स्टोइचियोमेट्री ये कह रही है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1:1 का रेशियो है। तो जो भी आपके पास मैग्नीशियम के मोल्स हैं, अभी 3/24 मोल्स हैं मैग्नीशियम के, तो उसको कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होंगे? उतने ही होंगे ना, 1 को 1 रिक्वायर्ड है तो 3/24 को 3/24 रिक्वायर्ड है। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के 3/24 मोल्स होने चाहिए हैं, इक्वल्स टू जो मैग्नीशियम है, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। ठीक है, अब आपसे उसने कहा था कि इस सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम कितना लें, तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड से कितने मोल चाहिए? 3/24 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का हर डेसीमीटर क्यूब कितने मोल दे सकता है? 2.5 मोल। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर रहे हैं, इसका हर डेसीमीटर क्यूब कितने मोल दे सकता है? 2.5। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे कंसेंट्रेशन वाला, C इज इक्वल टू N/V। इस बार आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट वुड गिव यू हाउ मेनी मोल्स? 3/24 मोल। वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको कितने मोल्स दे दे?
3/24। तो 3/24 मोल्स चाहिए आपको, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की किस कंसेंट्रेशन वाले सल्फ्यूरिक एसिड से? 2.5 मोल पर। यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आया? 50 बाय, अच्छा ये आपने जो बता रहे हो ये डायरेक्ट क्या आ रहा है? सीएम क्यूब क्यों कह रहे हो मुझे बताओ, कंसेंट्रेशन तो डीएम क्यूब है। सीएम क्यूब से कर गया डीएम क्यूब, तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कंसेंट्रेशन जो दी है वो 2.5 मोल पर डीएम क्यूब है, तो फाइनल आंसर भी तो डीएम क्यूब में ही आएगा। अच्छा, फाइनल आंसर कन्वर्ट करके बता रहे हो ना मुझे, यहाँ तक तो आए ना डीएम क्यूब, बस ठीक। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट अगर 50 आ गया तो डीएम क्यूब में तो फिर कुछ और बनता है। समझ आई भाई? अगर आप कहते हैं कि भाई आप डायरेक्ट मैग्नीशियम का मास यूज कर लेते ना, अब डायरेक्ट मैग्नीशियम का मास यूज कर ले भाई, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है इक्वेशन में। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 1 × 24 ग्राम। 1 × 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के मैं मोल्स ही रखूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड के मास नहीं रखूंगा, क्यों? अगर मैं मास निकाल भी लूंगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो फिर मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा उसका? वॉल्यूम निकालने के लिए तो कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम चाहिए, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ मोल्स चाहिए, मास तो नहीं चाहिए। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड के हम मोल्स ही रखेंगे। जो लोग ये वाला मेथड कर रहे हैं, 3 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाने के लिए कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, आप वो निकाल रहे हैं। तो देखिए ये भी घूम फिर के वही आ रहा है ना, 3/24 मोल्स। आप चाहे मोल टू मोल करें, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ये वाली है तो आप डायरेक्ट मास रख लेते हो। अब ये मोल्स आ जाएंगे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इतने मोल्स हासिल करने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड का? उस वॉल्यूम के लिए आप उसको डिवाइड कर दें कंसेंट्रेशन से। एक्सिस अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ना, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए अगर आपने 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करवाना है। अब कुछ बच्चे अगर वो पता है इन क्वेश्चंस में क्या होता था, बड़ी देखो कितने होशियार होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ना यहाँ पे रैंडम आंसर लिख के आ जाए, जैसे ये 50 cm³ है ना, आप ऐसे ही रैंडमली लिख के आ जाए 100 cm, तो आप ना आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हैं कि भाई आपने ये तो नहीं कहा ना कि एग्जैक्टली रिएक्शन के लिए कितना रिक्वायर्ड है वो बताएं। या तो वो ये कहता कि भाई टेल मी जस्ट द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट ऑल द 3 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो उसमें आप ये कहते हैं कि भाई आप 100 डाल दें, आप 200 डाल दें। आपने मैग्नीशियम रिएक्ट करवाना है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें जितने एक्सेस में डालना है। आपसे डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सिर्फ उतना ही सल्फ्यूरिक एसिड बताओ तो एग्जैक्टली रिएक्टर में खत्म हो जाए, एंड दैट इज योर मिनिमम। जब रिएक्टेंट कहता है तो उसमें मिनिमम का वर्ड यूज करता है, और जब प्रोडक्ट कहता है तो उसमें मैक्सिमम का वर्ड यूज करता है। इसलिए मैं कहता हूँ इन वर्ड को इग्नोर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना तुम्हारे आंसर। फर्स्ट आयशा बेटा वेट कर लो थोड़ा सा, बता देते। क्वेश्चन नंबर 72, ये एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दो दो। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहे हैं, देखो ये जरा मिक्स हो गया, ये देख लेना यहाँ तक है। A student makes hydrogen chloride by reacting sodium chloride with excess of concentrated sulfuric acid. Calculate the maximum volume of hydrogen chloride. अगर वॉल्यूम कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो मतलब वो गैस की फॉर्म में बात कर रहा है। दैट कैन बी मेड फ्रॉम 0.2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब HCl एज अ गैस है, एक्वस एसिड नहीं है। क्या क्वेश्चन है ये बेकार? कर लोगे ये, छोड़ दूं? कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकालना है फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के मोल्स दिए मैं भाई, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 से कितना बनेगा? 0.2 मोल ऑफ HCl। इसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई बाय 24, गैस के मोल्स है ना। क्वेश्चन 72 पे आओ। द स्टूडेंट यूजेस 25 cm³ of 1.6 मोल per decimeter cube of sodium hydroxide to prepare the gases. कैलकुलेट द मैक्सिमम मास। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम को छोड़ दें, मास ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड डिस्कस निकाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। भाई स्टोइचियोमेट्री में ना मैं मास यूज कर सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस यूज कर सकता हूँ, मोल यूज कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन तो यूज कर नहीं सकता। आप कहोगे वॉल्यूम तो गिवन है यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस यूज कर सकते। ये गैस नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका सोल्यूशन है अल्कली।
आप पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको सिखा दिया ना, आप किसी भी चीज को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके। कंसंट्रेशन है 1.6, वॉल्यूम है 25, होल डिवाइड बाय 1000। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से आपका क्या निकालना था, सोडियम सल्फेट के मोल्स, इसका मास निकाल। ये पूरा हाइड्रेटेड सॉल्ट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, 2 से 1 बन रहा है, तो ये जो भी मोल्स आएंगे कितने आ रहे हैं यूसुफ? 0.04 से कितना बनेगा? ये जो मोल्स आ गए, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूलर मास से। अच्छा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपके पास सोडियम है 2 इंटू 23, सल्फर है 1 इंटू 32, ऑक्सीजन है 4 इंटू 16, और वाटर है 10 इंटू 18। ठीक है, चलो नापे, करते हैं, रुको। ये इसका पूरा एमआर आएगा, वाटर के 10 मोल्स का मोलिकुलर मास थे, तो ये जो वो भी मोल्स आएंगे उसको एमआर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मास मोल्स इनटू दिस एमआर। चले आगे बढ़े, देखो। C1 B1 C2 B2 वाले एटीपी का होता है, फिजा एंड में याद दिलाना, मैं आपको एटीपी से निकाल के करा दूंगा वो क्वेश्चन। बाकी ये दीज आर दी सम इजियर वंस। लिमिटिंग और एक्सेस और सी, देखो लिमिटिंग और एक्सेस आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा आप लोग कर रहे हैं। मैंने आपको एएलडी में भी कराते वक्त इसका एक शॉर्टकट मेथड बताया है। देखो लिमिटिंग और एक्सेस का क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ बस वो कर लो। असीला मिनिमम जो है ना, वो रिएक्टेंट में लिखा होगा, प्रोडक्ट के लिए अगर होगा तो मैक्सिमम लिखा होगा, प्रोडक्ट के लिए मिनिमम नहीं लिख सकता। रिएक्टेंट के लिए मिनिमम मास लिखेगा, प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम लिखेगा। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्टेंट का मतलब तो पता है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए, फिनिशेस फर्स्ट, रिएक्टेंट डेड फिनिशेस फर्स्ट, और एक्सिस जो बचा रह जाए, रिमेनिंग रेड। आप लोगों के पास ये आए, पेपर्स आए? एक मिनट, है? चलो अभी दिखाता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग बेटा मिल जाएगी, अब रिकॉर्डिंग का ना वो हसीब ने लिंक भेजे हुए तो है, जरा ग्रुप तो चेक करो। लिमिटिंग और एक्सेस सीख लो। देखो लिमिटिंग और एक्सेस का क्वेश्चन ना फ्रिक्वेंटली आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। अब आपके पास दो रिएक्टेंट में से अगर दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होगा? उस रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसका ये जरूर लिख लेना क्वेश्चन का। अब इसमें वी हैव टू रिएक्टेंट्स, अमोनियम सल्फेट एंड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो भाई, आपने क्या करना है, आपके पास ये जो क्वेश्चन में स्टोइचियोमेट्री गिवन है ना, आपने सिर्फ ये पहले तो ये लिखो इनके मोल्स के साथ, जो इक्वेशन में गिवन है ना, सिंपल उठा के इक्वेशन की मोल्स के साथ ये लिख लो। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या गिवन है, 4.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप उसका 4.5 ग्राम लिख लो। और अमोनियम सल्फेट का आपको क्या गिवन है, अमोनियम सल्फेट का आपको कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन है, तो आप इसकी कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम लिख लें। मतलब जो भी डाटा गिवन है ना, वो आप लिख लें यहाँ पे, और फिर आप इस डाटा को कन्वर्ट कर दें मोल्स में। मतलब यहाँ पे ना मुझे मोल्स चाहिए बेसिकली, अमोनियम सल्फेट की भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैं मोल्स कैसे निकालूंगा भाई, उसका जो मास गिवन है उसके मास को डिवाइड कर दो एमआर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एमआर आ रहा है 40। इसी तरह अमोनियम सल्फेट के मोल्स में कैसे निकालूंगा, अमोनियम सल्फेट का इन्होंने मुझे दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम से मैं मोल्स कैसे निकालता हूँ, कंसंट्रेशन
इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। ये जो मोल्स आ रहे हैं ना, बस मुझे ये मोल्स बता। किसके? 0.1125 मोल्स आ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और अमोनियम सल्फेट के बताओ कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके। 0.0625। उसके बाद पता है आपको क्या करना है? ये जो स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स है ना, जो इक्वेशन में लिखे हुए हैं, अमोनियम सल्फेट का 1 लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 लिखा हुआ है, इन वैल्यूज को इससे डिवाइड करो और फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है। 0.5, 0.05625, इनमें से जो बड़ा वाला है वो एक्सेस। ओके, उसने कहा था ना, शो बाय कैलकुलेशन दैट अमोनियम सल्फेट इज इन एक्सेस। देखो 2 मार्क्स तो पक्के मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तीसरा मार्क कैसे मिलेगा? थर्ड मार्क के लिए ना आपको एक स्टेटमेंट, या तो आप स्टेटमेंट लिखें या आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दें। देखो भाई, अब थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो कि यहाँ पे अभी मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, आ जाएगा समझ आपको, डोंट वरी। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है। ये तो पता चल गया कि अमोनियम सल्फेट एक्सेस में, अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि बताओ विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, तो इस पूरे मेथड को करने का आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो ये कह दे शो बाय कैलकुलेशन दैट अमोनियम सल्फेट इज इन एक्सेस, तो आंसर तो उसने आपको बता दिया है ना ऑलरेडी, बस आपने प्रूफ करना है। जब आपको प्रूफ करना होता है ना, तो आपको एंड में 1 मार्क एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, और वो स्टेटमेंट आप क्या लिखते हैं? वो आप ये लिखते हैं कि भाई देखिए, अमोनियम सल्फेट के 0.0625 मोल्स है आपके पास, और रिक्वायर्ड मोल जो है ना अमोनियम सल्फेट के, अगर आप देखें, ये आपने जो निकाल के बताए थे वो 0.0625 बताए थे। अगर मुझे वाकई में 0.0625 मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट को पूरी तरह रिएक्ट करवा के खत्म करना है, तो मुझे कितने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होंगे, वो मैं कैसे निकालूंगा? भाई ये जिसकी तरफ आप इनइक्वालिटी खोल रहे हैं ना, इसको आप दूसरे रिएक्टेंट के मोल से मल्टीप्लाई करें। ये जो भी आपने आंसर निकाला है ना, दूसरा जो रिएक्टेंट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर। ये मैं से तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। 0.0625 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बताओ क्या आ रहा है? 0. जल्दी जल्दी बताओ। 0.125। अगर मुझे वाकई में इसको पूरा रिएक्ट करवाना है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए 0.125। आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 0.125 मोल्स अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे। 0.0625 है, 625 है, एक बार जरा रिकैलकुलेट कर लो। 0.0625 है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करके देख लो जल्दी से। 0.125 आ रहा है। अब चलो, कंफर्म हो गया ना? देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अगर आपको अमोनियम सल्फेट जो अवेलेबल है, वो अवेलेबल मोल है 0.0625। ठीक है, इसको समझ लो, समझ आ जाए ठीक है, नहीं आए तो मैं इसका भी शॉर्टकट बता दूंगा कि आपने आखिरी लाइन क्यों लिखनी। मैं मल्टीप्लीकेशन से पहले समझा देता हूँ क्या हो रहा है। अगर नहीं समझ आए तो उसको याद जरूर कर लेना है, मार्क्स मिल जाएंगे आप। 0.0625 मोल्स जो है आपके पास अमोनियम सल्फेट अवेलेबल मोल है, अवेलेबल मोल मतलब इतना है। अच्छा, और जो आपका अमोनियम सल्फेट और ये जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के अवेलेबल मोल्स हैं वो कितने हैं? देखना चाहिए, आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अवेलेबल मोल्स हैं वो है 0.1125।
ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिक्वायर्ड मोल्स कितने हैं, रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि कितने मुझे चाहिए हैं अगर मैं पूरे के पूरे अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट करवाना चाहता हूं। तो जो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स रिक्वायर्ड है वो ज्यादा मोल्स रिक्वायर्ड है। कितने मोल्स रिक्वायर्ड है वो हमने जो निकालने हैं, जरा मुझे ये वैल्यूज निकाल निकाल के बता दो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपने मुझे बताई थी 0.1125 और अमोनियम सल्फेट की आपने मुझे बताई थी 0.0625। ठीक है जी। अब आपके पास अमोनियम सल्फेट के अगर मुझे 0.0625 मोल्स रिएक्ट करवाने हैं तो उसके लिए मुझे कितने मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होंगे? 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन ऑर्डर टू रिएक्ट एवरी 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट वी नीड 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई जितना भी अमोनियम सल्फेट का मोल्स होगा मुझे उसका डबल मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। तो ये 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 2 जरा मुझे बताओ कितने आ रही है वैल्यू? 0.125। ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। क्या अवेलेबल मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यही है आपके पास? अवेलेबल मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो आपके पास है 0.1125। तो 0.11 छोटा है 0.12 से। इसका मतलब है जो अवेलेबल मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो कम है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग हुआ तो नेचुरली दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सेस में हो जाएगा। अब देखो ये बात समझना मुश्किल है लेकिन ये स्टेटमेंट लिखनी होती है आखिरी मार्क के लिए। तो अच्छा कभी कभार मार्किंग की में मांग रहा है, कभी कभार नहीं मांग रहा है ये स्टेटमेंट, कभी कभार इसी चीज पे 3 मार्क्स दे रहा है। तुमने 2 मार्क्स तो सिक्योर किए। तीसरे मार्क के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी ना करें। जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना एक्सेस कौन सा है, तो इनइक्वालिटी खोली मैंने बड़े वाले की तरफ, एक्सेस वाले की तरफ। ये जो भी मोल्स आ रहे हैं ना इसको मल्टीप्लाई करो। किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे? जो दूसरा रिएक्टेंट है ना, ये मोल्स किसके हैं? अमोनियम सल्फेट के। इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके जो स्टोइचियोमेट्रिक मोल दिए हुए ना उससे मल्टीप्लाई कर, उससे मल्टीप्लाई करके ये जो भी आंसर आएगा, जैसे ये आ रहा है 0.125, ये 0.125 मोल है। इसके साथ आप ये लिख दें, जो दूसरे रिएक्टेंट का नाम है 0.125 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड which is greater than अवेलेबल मोल्स। अवेलेबल मोल्स कौन से हैं? ये वाले मोल जो तुमने। सर रेगुलर क्लासेस में आपने बताया था कि गिवन डेटा से मोल्स निकालिए हम रिएक्टर्स फिर स्टोइचियोमेट्रिक वे से उसका रिक्वायर्ड और अवेलेबल निकालिए, तो वो वाला तरीका। वही तो है असल तरीका। ये तो मैं तुम्हें चीट बता रहा हूँ ना। ठीक है, अब सुनो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चीट, चीट मेथड। देखिए भाई इसमें कह रहा है शो बाय कैलकुलेशन दैट जिंक ऑक्साइड इज इन एक्सेस। मैं इसका क्वेश्चन भी पढ़ना पसंद नहीं करूंगा। जिंक ऑक्साइड और HCl, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास जिंक ऑक्साइड है और HCl है। 1 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड है एंड 2 मोल ऑफ HCl है। राइट, जो भी इक्वेशन गिवन है वो लिखे। दोनों रिएक्टेंट के मोल्स लिख दो। दोनों रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है? नहीं, जिंक ऑक्साइड का मास गिवन है तो जिंक ऑक्साइड के मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करो। जिंक ऑक्साइड का मास है 3.5 डिवाइडेड बाय एमआर ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का एमआर निकालोगे, जिंक का एटॉमिक मास 65 है, ऑक्सीजन है 16। तो इसके जो भी मोल्स आ रहे हैं वो जरा यहाँ लिखो, बताओ कितने आ रहे हैं? 0.043। HCl के मोल्स कैसे निकालोगे? HCl की क्या गिवन है आपको? कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। अब किसी भी चीज की कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन है 1.2 और वॉल्यूम है 50 डिवाइडेड बाय 1000। हाँ तो आप ये भूल जाए जिंक ऑक्साइड एक्सेस में, मेथड यही रहेगा। ये आपको मेथड बता देगा कि कौन सा एक्सेस में कौन सा लिमिटिंग। कितना आ रहा है ये सब मुझे तो बताओ।
0.06। ये मोल्स आ गए किसके, HCl के, 0.06। अब आपने करना क्या है, सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, आप इससे दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन गया 0.043, और 0.06 कितना बन गया 0.03। इनमें से बड़ा कौन सा है, 0.043, मतलब ये एक्सेस। ठीक है, यहां तक करोगे मार्क्स मिलेंगे तो। उसके बाद क्या करोगे, जिसके साथ तुमने जो एक्सिस में है ना, इसके साथ इनइक्वालिटी का साइन खोला है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इन नोट्स। ठीक है, आगे ये लिखो 2 इंटू 0.043। ये जो है ना HCl के मोल्स, HCl मोल्स, ये कौन से बोलते हैं HCl के। इसके साथ तुम बेटा सेंटेंस बेशक ना लिखो, इस HCl के साथ लिख दो, ये जो है आपके जो भी मोल्स आ रहे हैं, ये है आपके रिक्वायर्ड। हाँ, ये वाले जो है ना, ये इसके अगर मुझे रिएक्ट करवाना है तो HCl के कितने रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बताओगे कितना आ रहा है, 0.086। यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखो, और ये जो सेंटेंस है ना, ये हमेशा तुम्हारे लिए सेम रहेगा, रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन अवेलेबल। अवेलेबल मोल्स कौन से होते हैं, ये वाले जो आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ये जो है तुम यहाँ से उठा लो अवेलेबल, चाहे यहाँ से उठा, बस ये सेंटेंस इतना लिख दोगे ना, रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन अवेलेबल, दैट्स इट। 0.03 को अवेलेबल नहीं कैसे। नहीं ना, 0.03 तो तुम्हें चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास 0.03 है ही नहीं ना। आप देखो समझना थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाता है, बट आप इसको याद कर लें, आपको जो टोटल रिक्वायर्ड है वो कितने, 0.086। ये 0.03 जो है ना, वो एक्चुअल मोल्स नहीं है, ये तो रेशियो करके सॉल्व करके आ गया यूसुफ। आपको जो रिक्वायर्ड है वो 0.086 है, आपके पास अवेलेबल कितने हैं 0.0, चाहिए 0.08, अवेलेबल 0.06 है, तो HCl क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, तो जिंक ऑक्साइड एक्सेस में। वर्कशॉप में ये तो, ये मेथड है, ये तो चीट है ना। अब मैं क्लास में तो रियल मेथड बताऊंगा ना, जो एक्चुअल मेथड है, ये तो अभी आपके सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। ठीक है, तो इसलिए अब आपका वो ग्रेड सवाल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। देखिए भाई, इसमें आपसे कह रहा है कि अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि भूल जाओ कि लिमिटिंग में क्या है और एक्सेस में क्या है, अब ये क्वेश्चन पूरा खुद ही करें, फिर हम आंसर देखेंगे इसका। अब आपके पास दो रिएक्टेंट है, इथेनोइक एसिड है और आपके पास सोडियम कार्बोनेट है। 2 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये आपने जो इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक मोल लिखे हैं वो देख के लिखना है नीचे। अब आपके पास यहाँ पे आपने पहले काम क्या करना है भाई, इनका जो भी अमाउंट गिवन है ना, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो। सोडियम कार्बोनेट का मास गिवन है, तो सोडियम कार्बोनेट के मास को मोल्स में कन्वर्ट कर दो। और इथेनोइक एसिड का कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर दो। अभी क्या करेंगे, N इज इक्वल टू सी इंटू वी, कंसंट्रेशन है 0.25 और वॉल्यूम है 224 डिवाइडेड बाय 1000, 0.056। और सोडियम कार्बोनेट के मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास ओवर mr, 3.18 डिवाइडेड बाय सोडियम का मास हो गया, एटॉमिक मास 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। कितना आया, सोडियम कार्बोनेट इज 3.18 और 3 इंटू 16, कितने मोल्स आए, 0, 0.0, एक सोच के बता दो भाई कितना आ रहा है,
0.03। हाँ भाई, सब साथ हो यहाँ तक? बेटा शॉर्टकट स्टेप्स आप बना लें, अपने लिख लें। शॉर्टकट स्टेप्स क्या हैं? आप पहले यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक मोल्स लिखेंगे, मोल्स फ्रॉम इक्वेशन। स्टोइचोमेट्रिक मोल्स क्या होते हैं? मोल्स फ्रॉम इक्वेशन। पहले स्टेप में आप मोल्स ऑफ इक्वेशन, मोल्स फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे 2 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड और 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिर उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है ना, डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन, उसको कन्वर्ट कर दें इन दोनों रिएक्टेंट के मोल्स में। इथेनोइक एसिड के मोल्स आए 0.056, जो कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम से निकाला। सोडियम कार्बोनेट के मोल्स आए 0.03, जो कि मैंने उसके मास से निकाला। जो कि ये सही आए, पक्की बात है, यही आ रहे हैं सबके। उसके बाद आप क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में आपने क्या लिखना है? आपने जो स्टोइचोमेट्रिक मोल्स लिखे हैं ना 2 और 1, उससे ये इन मोल्स को डिवाइड कर दो। ये जो ऊपर आपके मोल्स आए ना, उसे डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 0.028, और ये कितना हो जाएगा? 0.03। ठीक है जी। अब इसमें से जो वैल्यू बड़ी आ रही है, वो रिएक्टेंट जो है वो आपका एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है। इसमें से जो वैल्यू बड़ी आ रही है वो कौन सी आ रही है? 0.03। और वो किस चीज के मोल्स के नीचे दिखा रहा है? सोडियम कार्बोनेट। तो कौन एक्सेस में होगी? आप सोडियम कार्बोनेट। आ गया आंसर। अब आपने आखिरी मार्क्स सिक्योर करने के लिए क्या करना होता है भाई? जिस जो एक्सेस में आ रहा है ना, अब आपने ये डिसाइड कर लिया ये बड़ा आ रहा है, ये एक्सेस में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे रिएक्टेंट के मोल से। अब ये तो देख रहे हो जो मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं, अब मैं इसके क्या स्टेप्स लिख पाऊँ? ये क्या मैं अजीब अजीब हरकतें करके आंसर निकालना है, लेकिन आंसर सही आएगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 0.03। ठीक है। ये जो भी मोल्स आ रहे हैं इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड मोल्स। और इसके साथ ये वाली स्टेटमेंट आपकी फिक्स है, रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन अवेलेबल। ये जो भी मोल्स आ रहे हैं ये मोल निकाले, और इसके आगे कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.12। और इसके साथ आप एक स्टेटमेंट लिख दें, रिक्वायर्ड इज लेस देन अवेलेबल। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनको लिमिटिंग और एक्सेस समझ नहीं आया। जिनको समझ आता है वो करते हैं अपनी स्टोइचोमेट्री, वो करें, सबसे बेस्ट तो वही। दिस इज ओनली फॉर लिमिटिंग एंड एक्सेस भाई, पूरी स्टोइचोमेट्री में कहाँ लगाओगे? 0.06 से क्यों मल्टीप्लाई किया? पता नहीं, तुमने लिखवाया, मैंने कर दिया। 0.03 से करना था ना, 0.03 से करना था। यही होता है जब आप शॉर्टकट लगाते हैं चीजों में। क्या करोगे ब्रेक का? अच्छा, ये रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन अवेलेबल लिखना होता है, लेस देन लिख दिया मैंने। वो मैंने उसके हिसाब से लिख दिया था, रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन अवेलेबल। तो अभी मैं लैब दिखाता हूँ मुझे। अच्छा भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला की क्या सिचुएशन है आप लोगों के पास? भाई ये देखो, एक ही चीज रहती है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला कर कर आगे जाओ, पे ब्रेक क्या खत्म करते हैं क्लास। आगे 2:15 पे एलसी पास पेपर की भी तो क्लास है। चलो आगे बढ़े। नामिर बेटा, अब मैं कहाँ से जूम से क्वेश्चन डाउनलोड करके आईपैड तक लेकर कैसे आऊं तुम्हारा क्वेश्चन? एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन भाई बड़ा सिंपल होता है, आपने वो गलत नहीं करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के आपको सारे स्टेप्स पता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आप कैसे निकालते हैं? आपके पास अगर कोई एलिमेंट की परसेंटेजेस गिवन है या मासेस गिवन है, तो आपने इनकी परसेंटेजेस लिखनी है पहले। तो हाइड्रोजन गिवन है 2.44, सल्फर गिवन है 39.02, और ऑक्सीजन गिवन है 58.54। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आप इनके एटॉमिक मासेस से इनको डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये जो वैल्यूज आती हैं, इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होती है, उन सारी वैल्यूज को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है, जरा बताओगे कितनी आ रही है? अगर गलती कर दी मिटा के मैंने, जल्दी बताओ ना।
वैल्यू तो बताओ कितनी आ रही है। सल्फर कितना आ रहा है? 1.219 और ऑक्सीजन 3.65 है। फिर आप इनको स्मॉलर वैल्यू 1.219 आ रही है तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 2 हो गया ना, और सल्फर 1 और ऑक्सीजन 3। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2SO3। देखो एक तो इस तरह का क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल आपका क्वेश्चन आता ही है ऐसे, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला में ना कभी कभार ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज आती है ना फाइनल आंसर्स की, ये तो अभी 2.00 आ रही है, 1.00 आ रही है तो आप राउंड ऑफ करके 1 ले रहे हैं। कभी कभार ये वैल्यू ना इट्स वेरी क्लोज टू 1। असल में ये ना हमें नंबर ऑफ एटम्स बताता है। अब नंबर ऑफ एटम 2.9 आ रहा है तो फॉर्मूला में मैं इसको राउंड ऑफ करके लेता हूँ 3, क्योंकि डिस्क्रीट होता है ना नंबर ऑफ एटम। ऐसा तो नहीं हो सकता एक हाइड्रोजन जो है वो 3.1 है तो मतलब 3 और एक 0.1 पार्ट उसका दे दिया। अगर मैं कह रहा हूँ 3.5 है, 3.5 का मतलब ये नहीं कि एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन पूरे आधा काट के दे दिया, ठीक है। नहीं तो वो 4 होगा या नहीं होगा उसके लिए ना आप ऐसे नहीं मैथमेटिकली राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर 3.5 के करीब करीब आ रही है ना वैल्यू, 2.5 आ रही है, 0.5 आ रहा है, तो फिर आप उसको होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर जी। देखो अगर वैल्यू ना जैसे 2.3 से लेके 2.7 के बीच में अगर आ रही है ना तो फिर उसको आप होल नंबर बनाने के लिए ना मैथमेटिकली राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर आपके पास वैल्यू लेट से 2.33 आ रही है या 1.33 आ रही है या 3.33 आ रही है तो उसको होल नंबर बनाने के लिए पता है किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू आ रही है लेट से 2.49 या 3.5 या 3.6 के करीब आ रही है तो उसको होल नंबर बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए ना मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना होगा। एक बार एक पुराने जमाने का क्वेश्चन था इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। हाँ उससे भी पुराने जमाने। हाँ नहीं नहीं काफी टाइम हो गया, मतलब कुछ 2003 या 4 का क्वेश्चन था वो, लेकिन आया हुआ था। हाँ फाइंड द, अहमद अभी बता दो मैंने मेरे को। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन मतलब ऑक्सीजन भी है और आयरन, रिएक्टिंग बाय 2.24 ग्राम ऑफ आयरन। आयरन का मास 2.24 ग्राम है, ऑक्सीजन का 0.96 ग्राम है। आपके स्टेप्स वही हैं, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड एवरीथिंग बाय देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास से डिवाइड करना। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन का ना एमआर से डिवाइड करने बैठ जाते हो। एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर मास का कोई लेना देना नहीं है। हाँ ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते वक्त हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। Fe कितना बना और O कितना बना? जल्दी जल्दी जल्दी। 0.04। और ऑक्सीजन कितना बना? इसमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 0.04। जब 0.04 से दोनों को डिवाइड करोगे 1 बना, और ये कितना बना? 2.5, 1.5, 1.5। अब देखें, अब 0.5 वैल्यू आ गई ना तो आप इसको मैथमेटिकली राउंड ऑफ करके 2 नहीं करेंगे। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ नंबर सो दैट इट बिकम्स अ होल नंबर। अब दैट नंबर कैन बी 1, दैट नंबर कैन बी 2, दैट नंबर कैन बी 3, दैट नंबर कैन बी 4। अब आपकी मर्जी, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें, मतलब जिससे बन जाए होल नंबर। 1 से मल्टीप्लाई करके तो फायदा नहीं है, तो मैं 1 के बाद 2 पे जाऊंगा। 2 से मल्टीप्लाई करके अगर ये होल नंबर बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख। लेकिन ये तो 2 से मल्टीप्लाई करके बन गया ना। अब अगर ये 2 से अगर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको सबको करना पड़ेगा, चाहे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कितने ही एलिमेंट क्यों ना हो। तो करना। हाँ, अगर हो रहा हो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ी ना सिंप्लीफाई होगा, फर्क तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 12 नहीं है, ऑक्सीजन को 16 से डिवाइड किया है। ऑक्सीजन को क्यों 12 से डिवाइड करोगे? एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है ना। एक क्वेश्चन देखो कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला, तीसरे मार्क्स का वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलवा लेता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाला क्वेश्चन कैसे आता है? आप डायरेक्ट पास पेपर से वो क्वेश्चन दे। देखिए भाई आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं वन
1 gram sample of one of those compounds contain 0.04 gram hydrogen, 0.242 gram carbon and 0.718 gram chlorine. Calculate the empirical formula for this compound. क्या हुआ? वो 1 मिनट रिमोट है यहाँ, क्या हुआ, बंद हो गया क्या? तो बजाओ। अच्छा भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला का वही मेथड है, 0.04, कार्बन है 0.242, क्लोरीन है 0.718। आप पहले इन सबके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करें, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, क्लोरीन इज 35.5। ठीक है, जल्दी से ये बताओ वैल्यूज क्या बन रही है भाई? मैं बस देख लेता है, मुझे 2 मिनट और चाहिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। कार्बन 0.02 और क्लोरीन 0.02, ये भी 0.02 आ रहा है। ठीक है, स्मॉलर वैल्यू इन सब में 0.02 ही है। जब मैं 0.02 से डिवाइड करूंगा तो हाइड्रोजन बन जाएगा कितना, 2 ना, और कार्बन 1 और क्लोरीन 1। तो ये इनका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, H2CCl, राइट। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के जब वो कहते हैं ना, तो आपको वो मॉलिक्यूलर मास हमेशा दिया हुआ होता है क्वेश्चन। अब आप करते क्या है, आप एक रेशियो निकालते हैं। वो जो रेशियो है उसको आप कोई भी वैल्यू दे दो, मतलब नंबर सिंबल दे दो, लेकिन वो रेशियो बेसिकली क्या होता है, आप मॉलिक्यूलर मास जो कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, इंपेरिकल मास जो कि आप इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे। भाई इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास कैसे निकालेंगे आप? जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास भी आप ऐसे ही निकालेंगे। ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसमें जितने भी मासेस हैं, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 12 1 है, क्लोरीन 1 है, तो 1 इंटू 35.5, आप इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका कहलाएगा इंपेरिकल मास। ये कितना बन रहा है? 42.5 ग्राम। फिर आप क्या, 49.5, 49.5 ग्राम। फिर आपने क्या करना, 49.25। अच्छा अच्छा, मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है वो 99 गिवन है, इंपेरिकल मास गिवन है 49.5। इसको डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा 2। इस रेशियो को आप जो आपने इंपेरिकल फॉर्मूला ऊपर निकाला है उससे उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, कार्बन हो जाएगा 2 और क्लोरीन हो जाएगा 2। तो ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हो गया वो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जो क्वेश्चंस है ना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, वो थ्योरी पेपर में तो बड़ा गाइड किए हुए इन्होंने। हाँ, क्वेश्चन पेपर 1 में जरूर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जब पढ़ते हैं आप तो आप एटीपी भी सॉल्व कर पाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है इस साल के हवाले से। टेस्ट फॉर आयंस इंपॉर्टेंट है, तो हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, टेस्ट फॉर आयंस, इन पे जरूर फोकस करें। एक्स्ट्रा सी नहीं है, वो एक कार्बन है और एक क्लोरीन है ना। अच्छा, एक एक्स्ट्रा सी लग गया, ओके सॉरी। टेस्ट फॉर आइंस आपको जी बिल्कुल थ्योरी पेपर के लिए याद करना है। जी बेटा जा सकते हैं आप लोग। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, जो कि आपकी 15 मिनट बाद है, तो आप जाए ना, वहीं पे रहे मेरे ख्याल से।